नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज की क्लास में हम स्वर संधि के अपने कंटिन्यूएशन में हमने दीर्घ गुण और वृद्धि तक पढ़ लिया था। मतलब स्वर संधि के हमने 3 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट यानी चौथा वेद है यण संधि। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा आता है हमारा यण संधि। तो यण संधि क्या है? अभी तक हमने देखा कि जो हमारा हमने संधि में जो पढ़ा कि उसमें अ या आ आने पर दीर्घ संधि में क्या होता था? समान संधि जुड़ जाते थे, समान वर्ण ही होते थे और जुड़ने पर दीर्घ हो जाते थे। गुण संधि में हमने देखा कि अ आता है, उसके बाद ई आता है। सेम हमने वृद्धि में भी देखा कि अ आता है, उसके बाद ए आता है या ओ आता है। लेकिन यण संधि में वैसा नहीं है। इसमें अ पहले नहीं आता है, इसमें दूसरे वर्ण पहले आते हैं, बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है। तो हम देखते हैं, इसका पहला नियम है यण संधि का। पहला नियम क्या है यण संधि का? कि यदि, ठीक है, ई हो पहले और उसके या बड़ी हो और उसके बाद यहां पे यानी सेकेंड लेटर में कोई भी असामान्य स्वर, असामान्य स्वर, स्वर ही क्यों? क्योंकि हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। और असामान्य क्यों? मींस असामान्य मींस अनइक्वल। अगर इक्वल आ जाएगा ई के बाद ई तो दीर्घ संधि हो जाएगा। याद आया? पहले ई आता था, उसके बाद बी आता था, तो बड़ी बन जाती। इसलिए अनइक्वल कोई दूसरा स्वर वर्ण आता है तो क्या बन जाता है? ई को ई की जगह पे य बन जाता है। क्या बन जाता है? य फलन। ठीक है। यदि पहले ई हो, बाद में असामान्य स्वर, असामान्य स्वर में क्या है? आ ई नहीं आएगा। उ उ री 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 ए ओ या ओ। असामान्य स्वर कोई भी सारे स्वरों में से अ आ उ ठीक है, री 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 ए ओ औ, ये सारे स्वर में से कोई भी स्वर वर्ण आता है, यानी कोई भी स्वर वर्ण नॉट इक्वल, इक्वल नहीं हो, असामान्य हो, इक्वल नहीं हो तो क्या होगा? हमारा य हो जाएगा। क्या होगा? य हो जाएगा। अब इस नियम को आप लिख लेंगे। चलिए अब इसके उदाहरणों पे हम आते हैं। यानी ई या ई के बाद असामान्य स्वर होने पर ई का य हो जाता है, पहला नियम। ठीक है, तो हम उसके उदाहरण को देखते हैं। मैं इसको मिटा, जहां भी आपको लिखने में टाइम लगे वहां वीडियो रुक करके आप लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? यदि प्लस अपी, मैंने एक उदाहरण लिया। ठीक है, यदि द में कौन सी मात्रा? ई की मात्रा। कौन सा ई? छोटा ई। ठीक है, यदि द में छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे छोटी ई है। प्लस अ आया तो असामान्य स्वर वर्ण है, तो हम ई को किस में चेंज कर देंगे? किसमें चेंज कर देंगे? बिल्कुल सही, या में चेंज कर देंगे। या हलन, अभी बताया मैंने। तो या हलन जब चेंज करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप, तो या द में से ई को हटाए हैं तो द हलन, यहाँ पे आके जुड़ा हमारा य हलन, और यहां से अपी में से अपी मात्रा को जोड़ेंगे। ठीक है, और पी। ठीक है, तो
अगर उतना यहाँ से अप नीचे देखिए, जैसे य द और य जोड़ दिए तो एक साथ ध्य बन गया हमारा। और जब इसमें हम हलंत नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ वर्ण रहेगा बच्चों, यानी यहाँ पे सेकेंड लेटर में जो भी आपके पास स्वर वर्ण रहेगा उसकी हम मात्रा को यहाँ जरूर ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ई है, सॉरी उ है तो यू हो जाएगा, यह जो है यू हो जाएगा। और उदाहरणों से मैं बताऊंगा। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा स्वर वर्ण का हम उदाहरण लेते हैं, दूसरा स्वर वर्ण का उदाहरण लेते हैं, जैसे इति प्लस वाच। यहाँ पे कौन सा हुआ है? हुआ है, छोटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कम एक की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो ये हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि। ई पहले, उसके बाद कोई भी दूसरा स्वर वर्ण आए तो। ठीक है, कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? ई है पहले, ई है पहले, तो हम उसको चेंज करेंगे तो यह बनेगा ई हाफ तो, हाफ तो, हाफ ही तो बचा ना, ई निकाल दिए तो हलंत प्लस छोटी, तो त हलंत यहाँ पे क्या होगा? त हलंत प्लस छोटी। समझ में आ रहा है वर्ण विच्छेद से? तो यहाँ पे त हलंत मतलब हाफ तो, और उसके बाद जब देखते हैं हम तो क्या होगा? उ, तो य और उसमें आया छोटा उ, यत्यु वाच, यत्यु वाच। ई तो में सी की मात्रा को निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद य में हमने उनकी मात्रा को जोड़ दिया। बिल्कुल सही। चलो अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण ई से ही। नदी प्लस आकृति। नदी की आकृति, नदी प्लस आकृति, नदी आकृति। ठीक है, तो नदी आकृति में हम क्या करेंगे? न आधा द, यहां पे हमारा य, यहां से हमारा आ, और क्री टी। अब इसको हम जोड़ के भी लिख सकते हैं, न द और य को ऐसे, द य संयुक्त। ये द य संयुक्त अक्षर होता है जो कि द और य, ये संयुक्त अक्षर में आता है। द और य को जोड़ते हैं तो य बनता है, जैसे विद्यालय वगैरह में लिखते हैं। ठीक है, तो नद्या कृति, ये तो हमारा पहला नियम है बच्चों। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि ई के बाद, यदि ई के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण, कौन सा स्वर वर्ण? असामान्य स्वर वर्ण, नॉट इक्वल स्वर वर्ण आए तो हम क्या करते हैं? ई को य में। डन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा दूसरा नियम है, इसी में दूसरा नियम। तो हमने अभी सीखा कि ई आए तो बदल देंगे। अब ई के बाद तो ये बहुत ही कनेक्टेड एक दूसरे से अगर देखेंगे हम तो कि पहले हमने स्वर दीर्घ संधि में देखा, सारे वर्णों से कनेक्ट किया, अब आपस में पहले सब जुड़े, आपको अ के साथ, ई को ई के साथ, उ के साथ, री के साथ। फिर हमने सबको अलग अलग जोड़ा, अ को ई के साथ, अ को किसके साथ? ई के साथ, अ को उ के साथ, अ को री के साथ। उसके बाद हमने फिर अ को ए के साथ, अ को औ के साथ भी जोड़ा। ठीक है, फिर अ से सब जुड़ गए, फिर हो गया ई की बारी आई, तो हमने फिर ई को सब के साथ जोड़ा, ई छोड़ के। अभी यण संधि में अब हम क्या करेंगे? उ को सबको साथ जोड़ेंगे, उ को
उ या उ के बाद कोई भी असामान्य क्या असामान्य स्वर, कोई भी असामान्य स्वर मीन्स कोई भी नॉट इक्वल स्वर, उनकी इक्वल नहीं है, उ के इक्वल नहीं है, तो उ की जगह पे क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें चेंज करेंगे व में, उ को किस में चेंज कर देंगे, व में। ठीक है, उ को हम व में चेंज करेंगे। ई का य और उ का व। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो जैसे मधु प्लस अस्थि, तो मधु प्लस अस्थि तो क्या हो जाएगा हमारा, मधु प्लस अस्थि मधुवस्थि। मधव, व क्यों, उ के बाद अ आ रहा है, उ के जगह पे हम क्या करते हैं, व करते हैं, और व हलंत है, और अ की मात्रा को जब यहाँ से लेंगे तो हमारा व यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उ की मात्रा को जब हम यहाँ पे व में लिखेंगे और ये अ जो है हमारे व को पूरा कर देगा, तो म आधा ध, क्योंकि उ की मात्रा निकल गया तो ये आधा ही बचा, ध हलंत प्लस उ इक्वल टू भू होता है ना वर्ण विच्छेद से। तो मधवस्ति, ठीक है। इसी तरह से वधु प्लस आदेश क्या होगा, वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश, तो क्या हो जाएगा, वधु प्लस आदेश, अगर हम इसको लिखेंगे तो वधु, व आधा ध, ठीक है, यहाँ पे उ हट गया तो आधा ध बचा, इसके बाद आ रहा है तो ध व होता है उनकी जगह पे, उनकी जगह पे व, तो वा दे सह, बधवा देश, बधवा देश क्या हो जाएगा हमारा, बधवा देश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम दूसरा नियम सीख गए। अब हम आते हैं तीसरे नियम पे। थर्ड नियम हमारा क्या है, यण संधि में तीसरा नियम। तो यण संधि का तीसरा नियम कहता है यदि री या दीर्घ री, री या री के क्या है के बाद असामान्य स्वर, कोई असमान स्वर, कोई असमान कोई असामान्य, ठीक है। तो अगर री और री के बाद कोई असामान्य स्वर आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, री और री के बाद कोई भी असामान्य स्वर हमारा आएगा तो क्या होगा, तो हमारा री और री के बाद कोई भी सामान्य स्वर आएगा तो र हलंत, क्या होगा, र हलंत, ठीक है, र हलंत। तो अब इसके हम उदाहरणों को देखते हैं। इसके उदाहरणों को देखेंगे तो जैसे भ्रातृ, भ्रातृ मतलब भाई, भ्रातृ प्लस अंशः, भ्रातृ प्लस अंशः। अब यहाँ पे भ्रातृ है, ठीक है, तो भ्रातृ तो में नीचे री की मात्रा, ठीक है, तो यहां से आ गया री हमारा, क्या गया री, और यहां से हमारा आ गया अंश,
यानी कोई भी स्वर वर्ण अनुस्वार अ आया, ठीक है, अ है ना, अ प्लस अनुस्वार इसमें जुड़ा हुआ है तो आए। तो अगर मातृ प्लस अनुस्वार री और को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भ्रा तक हा और र बनना है तो त हा, देखो बच्चों अच्छे से सीखो इसको, त हा प्लस र हा, त हा प्लस र हा प्लस अम, ठीक है, तो त हा प्लस र हा प्लस अम, ठीक है, फिर स आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे, तो करेंगे इसको ऐसे कि भ्रातृ, तो भ्रा त और र को मिलाते हैं तो हमने वर्ण संयोजन में पढ़ा था त्र बनता है, क्या बनता है त्र, और वहां पे अंश, तो भरा त्र, ठीक है, त्र हो गया और अनुस्वार से यहाँ पे डॉट आ गया और यहाँ पे स, समझ में आया। तो और र को जोड़े तो त्र बना हमारा, यहाँ पे अ है तो हमने त्र को पूरा कर दिया, त्र हलंत बना ना, तो और र हलंत है, त्र भी हलंत, ठीक है, और यहाँ से अनुस्वार से हमने इसको जोड़ दिया तो त्र पूरा बन गया और इसका अनुस्वार आ गया और यहाँ से स विषम भ्रात्रांश, क्लियर, समझ में आया। एक और उदाहरण देखते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे मातृ प्लस अधिकार, मातृ प्लस अधिकार, मातृ प्लस अधिकार, तो त में नीचे रीति मात्रा और यहाँ पे अ तो त्र बनेगा, कैसे मा त हलंत प्लस र हलंत, र बनता है ना, मैंने क्या बताया था ये बने पर र हलंत बनता है, ठीक है, तो र हलंत प्लस अधिकारा, तो त और र को पहले ही जोड़ देते हैं हम, तो त और र को जोड़ देंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा त्र, क्या बन जाएगा त्र, मैंने लिख दिया पहले ही त्र, तो मात्र, ठीक है, मात्र अधिकार, क्या हो जाएगा मात्र अधिकार, मात्र अधिकार, अब समझ में आ गया हो गया आप लोगों को, ठीक है, मात्र अधिकार। और नेक्स्ट वन है लिरी, लास्ट वन है इसमें, फोर्थ वन है लिरी, उसको भी देख लेते हैं। लिरी, लिरी के साथ क्या होता है, यदि लिरी के बाद कोई भी असामान्य स्वर है, सेम लिरी के बाद कोई असामान्य स्वर, असामान्य स्वर या असमान स्वर भी कह सकते हैं, असमान स्वर, अनइक्वल स्वर, असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर आए तो क्या होगा, तो लिरी का असामान्य स्वर आएगा उसके बाद तो क्या हो जाएगा ल हलन, क्या होगा ल हलन। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, लिरी प्लस आकार, लिरी प्लस आकार हो जाएगा लाकार, लाकार, लिरी प्लस आकार लाकार, ठीक है। और एक उदाहरण देख लेंगे इसका, लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति क्या हो जाएगा
लाठी, लाठी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने आज यण संधि पूरा कंप्लीट किया। यण संधि में हमने 4 नियमों को सीखा। 4 नियमों में क्या क्या सीखा कि यदि ई या ई के बाद कोई भी असामान्य स्वर आता है तो यह हलंत बन जाता है। यदि उ या उ के बाद कोई भी असामान्य स्वर वर्ण आता है तो व बन जाता है। वैसे ही री या री के बाद कोई असामान्य स्वर वर्ण आता है तो वो र बन जाता है। ठीक है, और लिरी का तो मैंने अभी लिखा ही है। ठीक है, तो ई और ई के बाद य, उ और ई व के बाद उ के बाद कोई भी असामान्य स्वर वर्ण आए तो ब, और री के बाद कोई भी असामान्य स्वर वर्ण आए तो र, और लिरी के बाद कोई भी असामान्य स्वर वर्ण आए तो न। इस तरह से हमने आज यण संधि कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम अयादि संधि कंप्लीट करेंगे और अयादि संधि में हमारा संधि प्रकरण स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार, और यही 5 प्रकार हमें 8वीं कक्षा में हमें पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोग व्याकरण विधि पुस्तक से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे या अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न संधि प्रकरण में उदाहरण के रूप में दिए गए हैं उसको देखेंगे और देखते हुए अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।